फॉरेस्ट फायर के बारे में भाई कहा जाता है कि दुनिया में तकरीबन बहुत से ऐसे बड़े बड़े जंगल हैं जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से ये सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा हैवी होती है और उसकी वजह से फॉरेस्ट में जंगलों में फायर लग जाती है। इसीलिए इनके फायर फाइटर्स बहुत स्पेशल होते हैं और बहुत वेल ट्रेन होते हैं ताकि इस जंगल की आग को काबू पा सके। ठीक है, तो अब मजीद आगे डिस्कस करेंगे हम ये कि बेसिकली ये फॉरेस्ट फायर है क्या। फॉरेस्ट फायर चूंकि हम जानते हैं कि ये कॉमन हैजर्ड है पूरी दुनिया में, जहां जहां बड़े बड़े जंगल हैं वहां पर ये कॉमन है आग लगना। और अगर वहां पर प्लस क्लाइमेट चेंज हो जाए बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए या बारिशें ना हो, तो वहां पर ये बड़े खतरे का सबब बन सकती है। आग लगने की वजह से जो है बड़े बड़े नुकसान भी होते हैं। और इन्हीं में ये है कि वाइल्ड फायर एक जो है ना बड़ा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस नेचुरल फिनोमेना है। यानी कॉम्प्लेक्स डेंजरस फिनोमेना से मुराद ये है कि एक तो बहुत मुश्किल, क्योंकि जंगल आपने देखा होगा बहुत बड़े वसी पैमाने पे हैं, उनमें अगर आग लगती है तो फिर दो तीन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। जब भी अगर उस मुल्क में किसी भी मुल्क में आग लगे उसकी स्टेट डिसाइड करती है, एक तो विंड डायरेक्शन देख के कि उसे हमने कैसे काबू पाना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है और रैंडम होता है, मुख्तलिफ जगहों पर ये जंगलात में आग लगती है, तो उसको काबू पाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वाइल्ड फायर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि इसकी बर्निंग से हमारे पास जो है नॉर्मली ज्यादातर ये फायर नॉर्दर्न एरियाज में टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है ना ये होती है। या फिर ये है कि बाज जगहों पर जो है ना ये आप मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर लोग जाते हैं पिकनिक करने के लिए, वहां भी ह्यूमन की इंटरवेंशन की वजह से भी नुकसान होता है। ठीक है। और नेचुरल फायर के बारे में ये तो ऐसी है कि इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, ये अल्लाह की तरफ से है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो इलाके, वो कंट्रीज जो बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट वाले हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर उनका हाई रहता है, अक्सर +50 +60 रहता है, तो वहां पर नॉर्मली ये नेचुरल फॉरेस्ट फायर जो है ना शामिल है। चूंकि नेचुरल नेचुरल फायर जब होती है तो फिर वो एक अनप्लैंड होती है, वो एक पैनिक सिचुएशन होती है। अगर कहीं पर भी लग जाए, लाइक आपने सुना होगा अमेज़न के जंगल में, या इंडिया में मोस्टली ये चीजें होती हैं, या ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े जंगलात में जो है ना वहां पर आग लग जाती है। ये नेचुरल फॉरेस्ट फायर जो है ना अनप्लैंड की सूरत में होता है, और जिसकी वजह से ये है कि बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जी बिल्कुल, जी जी, ओके हो गया, ओके हो गया। दूसरा ये है कि भाई नॉर्मली अगर इन एरियाज में एक तो गर्मी बहुत ज्यादा होती है, दूसरा ये है कि अगर वहां पर किसी ने फार्मिंग की, और फार्मिंग में आपने देखा होगा कि व्हीट उन्होंने उगा लिया या कपास, ठीक है, वो उसकी अगर उन्होंने काश्तकारी कर ली, तो वहां पर इस आग को काबू पाना बहुत मुश्किल है। फार्म लैंड में बहुत ज्यादा आग लगती है, ह्यूमन एरर की वजह से भी लगता है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से लगता है। बाद अगर आपने देखा जहां पर बड़े बड़े फार्म लैंड है, वहां पर लोगों की अगर ट्रैफिक का है या गाड़ियों का गुजर है, तो नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस होती है हम गाड़ी में बैठते हैं और सिगरेट पीते हैं, और वो जो है ना हमने जस्ट हमें नहीं देखा कि उस फार्म लैंड में क्या उगा है, उन्होंने क्या लगाया है, क्या काश्तकारी की है, जो कि एक जस्ट स्पार्क ऑफ अ फायर की वजह से पूरी फार्म लैंड डैमेज हो सकती है। तो ये एक नेचुरल उसमें आता है और ह्यूमन इंटरवीन, दोनों कंडीशन हमने इसमें डिस्कस कर दी। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, सिकंदर भाई आपने हैंड रेज किया है जी, बोले कुछ पूछना है पूछे।
जी जनाब, तो हम बात कर रहे थे इस स्लाइड में कि एक तो जंगल में आग लगना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में और ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूँ समझ लें कि इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। चूँकि आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, और आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज रहना और ओजोन लेयर की डिप्लीशन, डैमेज होना, इसमें बहुत बड़ा पार्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम इंडस्ट्रीज में रिलीज करते हैं, या हमारे पास जो है ना फॉरेस्ट की फायर की सूरत में हमें ये बल्क क्वांटिटी में मिलता है। तो समर कंडीशन में नॉर्मली अगर कहीं फायर होती है तो आपको पता है कि रेनिंग अगर हो जाए तो फिर उस फायर की एक्सटिंग्विश होना इजी, कदरे इजी रहता है कि अगर हम उसको खुद से फायर फाइटिंग करें उसकी आग को बुझाने के लिए। तो बाज़ जगह पर अगर रेनिंग होती है तो फिर वहाँ पर आग बुझाई जा सकती है, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो और वहाँ पर बारिशें ना हो कई महीनों तक। तो होता क्या है, उस जंगल के जो ये फॉरेस्ट के जो लीव्स हैं ये खुश्क पड़ जाते हैं। ड्राइनेस की वजह से और चूँकि विंड की वजह से ये लीव्स आपस में टकराते हैं, और चूँकि वेदर बहुत हॉट होता है तो ये स्लाइटली स्पार्क का वेट कर रहे होते हैं। जस्ट ये स्पार्क होता है और ये पूरी आग लग जाती है जंगल में। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। इसीलिए कहते हैं कि बारिश हमारी जो है ना अल्लाह की नेमत है। ये जो है ना हर इलाके में होनी चाहिए, जिससे ज़मीन का टेम्परेचर भी कम होता है, और आपकी जितनी भी जिन्होंने ज़मीन को जो है ना आप ये समझे कि पानी अगर मिल जाए तो वो ज़िंदा रहती है। तो उससे ये कि आप जो है ना जितनी भी फार्म लैंडिंग ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस दरख्तों को आपको पता है कि धोने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल पूरे जंगलात सरसब्ज़ और खुश-ओ-खुर्रम और बहुत बेहतरीन नज़र आते हैं। ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन अगर उन इलाके जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सूरज की रोशनी, हीट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लू चलती है, हवा बंद है और वहाँ जंगलात हों या वहाँ फार्मिंग की हो किसी ने, कपास की या गंदम की, वहाँ पर आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्यूरिंग हॉट वेदर में हमारे पास ये होता है, क्लाइमेट चेंज अगर होती है तो क्लाइमेट चेंज में ये होता है कि एक तो कोल्ड कंडीशन में हमारे पास क्लाइमेट की अगर कोई फायर हो जाती है किसी एरिया में, उसको कंट्रोल करना कदरे बेहतर होता है, इजी होता है एज कंपेयर टू हॉट वेदर। हॉट वेदर हो उसकी उसमें अगर जंगल में आग लग जाती है, उसकी रिजीम जो उसको हैंडल करने की है, उसका इम्पैक्ट, और उसमें जो फॉरेस्ट में एक्टिविटी है, उसमें जो है ना आपकी मिटिगेशन ऑफ द फायर, इसकी पूरी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। वो वो जंगलात, वो इलाके, वो कंट्रीज जहाँ पर बहुत ज्यादा हॉट वेदर और फ्रीक्वेंटली वहां आग लगती है, तो उन इलाकों में वो उन्होंने बाकायदा इन फॉरेस्ट से रिलेटेड एक रिजीम सेट की है कि हमने हॉट वेदर के ड्यूरेशन में 2 मंथ्स 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमारे पास अगर आग लग जाती है तो हम ये रिजीम, ये टैक्टिस, ये टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे और हम जो ना फायर को जितना मिटिगेट कर सकते हैं हम मिटिगेट करेंगे। और जैसे जैसे आपको पता है कि जो है ना फॉरेस्ट फायर चूंकि बहुत बड़ा एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, अर्बनाइजेशन, ग्लोबल इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे जहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन है वहां पर आबादी बढ़ रही है, तो वहां पर आबादी के हिसाब से रिसोर्सेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पर इसी तरह फॉरेस्ट में या जंगलात में फायर की कंडीशन को संभालना, कंट्रोल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे लिए। क्योंकि हमने फायर की बात की, फायर के बारे में हमने पढ़ा, तो कॉजेज ऑफ फायर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कॉजेज ऑफ फायर है क्या। फायर की काजेज बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड है, दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक उसके इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, एक उसके हैं ह्यूमन रिलेटेड। इन्वायरमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज बियॉन्ड द लिमिट, इट इज द यू कहें कि प्रेमिसेस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल। लेकिन वो फायर की कॉज जो कि ह्यूमन से डायरेक्ट रिलेटेड है वो बहुत मुश्किल है उसको संभालना। इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ, वो इलाके जहाँ पर आपने देखा होगा लोगों ने जो है ना फार्म लैंडिंग की है, वहां पर खेती बाड़ी की है, अगर वहां पर गंदम या कपास उन्होंने उगा लिया
और उस एरिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन का अमल दखल है, तो आपने देखा होगा अक्सर औकात बाज लोग पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में भी होते होंगे कि वो अगर सिगरेट पीने के शौकीन है तो गाड़ी के अंदर सिगरेट पिया और किसी फार्मलैंड के पास से गुजर गए, उस बंदे ने कोई 8-10 एकड़ पे कपास या गंदम उगाया हुआ है और वहां पर मौसम बहुत समर का है, हॉट वेदर है, और हम नॉर्मली क्या करते हैं, ह्यूमन की एक मिस्टेक होती है, वो एक जो है ना केयरलेसनेस का मुजाहरा करता है और वो उस सिगरेट को पी के उसको फौरन बाहर फेंक देता है। वो ये नहीं देखता कि यहाँ पर इसने कपास की काश्तकारी की है, गंदम की काश्तकारी की है, जिसकी वजह से एक छोटी गलती, इंसान की छोटी सी गलती की वजह से उस शख्स की सारी मेहनत जाया हो गई, जिसने इतने महीनों इंतजार किया, उस जमीन पे खेतीबाड़ी की, और वहां पर वो आग लग जाती है। लगने की सूरत में उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हर लिहाज से केयर करना चाहिए इस फॉरेस्ट के फायर के हवाले से। अच्छा, इसी में हमारे पास एक और वजह है फायर के कॉजेस की, वो ये है कि नॉर्मली लोग जाते हैं पिकनिक पे जंगलात में, और वहां पर जाके जो ना पिकनिक करते हैं और खाना वाना बनाने का वहां पर मामला होता है, और ग्रुप की सूरत में यंग्स होते हैं वो सारे, और वहां पर कोई आग लगा देते हैं। उसके अलावा जंगल में जो है ना उस आग की सूरत में वो आग इतनी रैपिड एक्सपेंड हो जाती है, बहुत ज्यादा फैल जाती है कि उसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। यानी ये वो ह्यूमन इंटरवेंशन जिसकी वजह से हमने पता चला वहां पर पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आग जलाई और कुछ जो है ना खाना वाना बनाने के लिए, लेकिन ये आग बहुत ज्यादा बढ़ सकती है अगर हम इसमें केयरलेसनेस का मुजाहरा करें और हम अगर इसमें बहुत ज्यादा एहतियात ना करें। ये तो वो हो गई कॉजेज के, इसका इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होती है। अब एक चीज तीसरी आती है, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड, जो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह की तरफ से है, जैसे बारिशें बहुत ज्यादा अल्लाह पाक ने बरसा दी तो फिर आपको पता है कि नदी नाले ये बह जाते हैं। इसी तरह अगर अल्लाह ने बहुत ज्यादा उन इलाकों में, उन मुल्कों में जो है ना उन स्टेट में गर्मी बहुत ज्यादा दी है और वहाँ सूरज की रोशनी से नेचुरल जो है ना हीट, रेडिएशन और लाइटिंग इस तरह का इम्पैक्ट ट्रीज पर पड़ जाए, उससे बहुत ज्यादा आग लगने का खतरा होता है। आल्टो अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जो ना कम हो और उसके जो ना एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आग लग सकती है जंगल में। उस कंडीशन में ये कि जब तक ये रेन नहीं होती, बारिशें नहीं होती, हब्स का सीजन होता है, हब्स का मौसम होता है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमें कितनी गर्मी फील हुई है, बारिश के आसार थे, लेकिन चूंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम थी और उसकी वजह से हमें बहुत हॉट फील हुआ है। तो ऐसी कंडीशन उन इलाकों में होती है जहां पर जो है ना जंगलात में आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कुछ और कॉमन हैजर्ड्स, कुछ और कॉमन वाइल्ड फायर्स हमारे पास जिनमें इंक्लूड हैं इक्विपमेंट की माल फंक्शन, या कोई इक्विपमेंट का यूज हमने कर लिया, या जंगलात में किसी ने जनरेटर लेकर चले गए वहां पर, या पेट्रोल पे जो है ना आग पकड़ सकती है, यहाँ पर कोई ऐसी मशीनरी ले गए यहाँ पर, या वहां पर वहां जो है ना कोई ऐसी मशीनरी ले गए, इंजन ने स्पार्क कर लिया, डेलीबिलिटी कोई आग कहीं लगाई वो आग फैल गई, या लाइटिंग का है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूँ आपको, बाज औकात आपने देखा होगा एक प्रिज्म आता है जिससे हम जो है ना जूम करके देखते हैं। नॉर्मली वो लोग जिनकी आंखें खराब होती हैं, ये जो जितने भी घड़ियां बनाने वाले होते हैं, इनके पास ये मौजूद होती है मिरर। ये एक टाइप की मिरर होती है। इससे ये होता है कि नॉर्मली हमने एक जो है ना सूरज की रोशनी को मर्ज करके एक जगह पर फोकस करके हम कागज लेते हैं और उसको जलाते हैं। नॉर्मली बच्चे ये प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये भी ह्यूमन इंटरवेंशन है। अगर इस तरह का अमल किसी ने जंगल में किया पिकनिक पे, तो वहां भी नुकसान हो सकता है, आग फैल सकती है। जंगल की आग का ये है कि अगर जंगल में कहीं आग लग जाती है तो फिर हमारे पास इसका इम्पैक्ट बेसिकली बहुत ज्यादा होता है। दो तीन कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हम इनको काबू नहीं पा सकते। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इंक्रीज हो जाती है अगर फॉरेस्ट की फायर। और हमारे पास ये क्या करता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रीब्यूट करती है इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट में।
इसके अलावा जंगलात जल गए, आपने सब कुछ एक्सटिंग्विश कर दिया, लेकिन इटसेल्फ इसमें हैशेस जो मौजूद है वो हैशेस डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स को। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, वो लोग जो इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करते हैं या वो एरियाज जो फॉरेस्ट की सराउंडिंग में हैं, वहां के रहने वाले लोगों को अक्सर एक चीज की शिकायत होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की चीजें जो रिलीज होती हैं उस सराउंडिंग में, उस प्रेमिसेस में जहां पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहां पर ये फॉरेस्ट की फायर है, तो उनको नॉर्मली इम्पैक्ट होता है विटामिन D3 डेफिशिएंसी की, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये आपके न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में, आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड जो है ना आपकी विटामिन की जो कमी है वो वाकई हो सकती है। नॉर्मली उन इलाकों में ये पाया जाता है, उन लोगों को ज्यादातर ये विटामिन D3, B12, B6 इनकी डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, अब एक चीज तो ये है कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, वैसे वैसे आपने देखा होगा कि पहले जमाने में हम बैलगाड़ी पे जो है ना वो खेती बाड़ी के लिए जमीन को जो है ना नरम करने के लिए वो एक मैकेनिज्म बांधते हैं, जिससे हम जो है ना मैन्युअली सारा कुछ करते थे। लेकिन अब चूंकि अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट चूंकि दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसके इम्पैक्ट भी इटसेल्फ ज्यादा है। कैटल की पॉपुलेशन हम जो के करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और हम अगर कोई चीज अगर खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है हम जानवरों को चारे के लिए जो है ना ले जाते हैं फ्रीक्वेंटली, या हमारे पास जो है ना लकड़ियां हम काटते हैं एज अ फ्यूल सोर्स के तौर पर यूज करने के लिए, वो इलाके जहाँ पर जो है ना गैस वगैरह नहीं होता, या फिर ये है कि हमारे पास वो लकड़ियां यानी जो स्ट्रक्चर के तौर पे या कोई ऐसी हमने वुडवर्क का काम करना है तो वो हमें जो है ना सबब बनती है आग की सूरत में। तो ये चीजें नॉर्मली कैलकुलेट की हैं ऑलमोस्ट। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है और ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये सारा होता है, और 90% फॉरेस्ट फायर इंडिया में इस वक्त होता है नॉर्मली, क्योंकि वो इसी तरह जहां जहां ह्यूमन की इंटरवेंशन है वहां वहां आग के खतरात बहुत ज्यादा होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ, जैसे हमने डिस्कस किया कि एनवायरमेंट में इसके इम्पैक्ट CO2 की इमिशन है, आपका कार्बन की इमिशन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्रीन हाउस को इफेक्ट करना, ये सारे एनवायरमेंट के हैं। न्यूट्रिएंट्स को आपके डैमेज करना, इसके अलावा आपके पास सॉइल की डिटोरिएशन के लिए भी ये बड़ा जो ना अमल दखल होता है फॉरेस्ट की फायर का, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी खराब कर सकती है। अच्छा, बाद औकत आपने देखा होगा कि जंगलों में हमारे पास वो लोग जो जना ये सॉलिड रॉक से जो ना घर नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, लकड़ी के पुराने जमाने के घर बनाते हैं, तो जंगल में ही रहते हैं वो। तो वहां पर भी अगर कोई आग लगती है तो के उससे भी जो है ना बादों का जो घर उन्होंने बनाए लकड़ी के प्योर, तो वो भी उसकी जद में आ जाते हैं और उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और चूंकि एक रैपिड फायर की सूरत में रैपिड फ्लू गैसेस का जो है ना डिस्चार्ज होता है, और इसकी वजह से जो है ना ह्यूमन की हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पेक्ट होती है, और ये एयर को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर देती है। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो ये है कि अगर हवा कम चल रही हो, हवा कम हो, हवा का तनाव बहुत कम हो, और वहां पर अगर आग लगती है तो वो आग ज्यादा एक्सपेंड नहीं करती। वो इलाके जहां पर अगर विंड भी बहुत ज्यादा हो और वहां वेदर भी बहुत हॉट हो और वहां लैंड फार्मिंग भी हो, वहां लोगों की प्रॉपर्टियां हो, रिसोर्सेज हो, एनिमल और पीपल सबका इंटरवेंशन हो वहां पर, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अगर विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में अगर हॉट वेदर में आग लगती है तो ये विंड की वजह से बहुत ज्यादा इसके एक्सपेंड होने के चांसेस हैं, जिनमें ये
ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, एनिमल्स होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, जहां पर क्रॉप्स अगर किसी ने फार्मिंग की है तो वो नुकसान के बायस बन सकते हैं। इटसेल्फ एयर की क्वालिटी जो है ना इम्पैक्ट करती है। तो ये विंड की स्पीड या विंड ज्यादा हो, इससे बड़ा ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड फायर ऑन ह्यूमन लाइफ, जंगल में आग लगना, और चूंकि वाइल्ड फायर इंक्रीज एयर पोल्यूशन इन सराउंडिंग एरियाज एंड कैन अफेक्ट रीजनल एयर क्वालिटी। आपको पता है कि अगर आग लगती है जंगल में तो बहुत बड़ी जो है ना आग होती है, ये आग आपकी एयर क्वालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसकी स्मोक जो होती है वो जो है ना उसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपकी उस इलाके में अगर लोग रह रहे हैं तो वहां पर जो है ना उनको आईज इरिटेशन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज होता है उनका, उनकी जो है ना इंटरनल बॉडी के न्यूट्रिएंट्स इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, उनको इस तरह की चीजें सीरियस जो है ना डिसऑर्डर्स हो जाते हैं रेस्पिरेटरी के, लंग्स का मसला हो जाता है उनको, जो है ना दम्मे का मसला हो जाता है, और दूसरी हार्ट फेलियर और इस तरह की जो है ना बहुत सारी बीमारियां उनको इफेक्ट करती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर की एक सबसे बड़ी थ्रेट जो लाइफ के लिए वो डायरेक्ट है, क्योंकि इसका स्मोक जो है ना हमें हम सबको जो है ना इफेक्ट कर सकती है। होता क्या है कि एयर पोल्यूशन की वजह से इसका स्मोक नियर बाय सराउंडिंग्स में काफी माइल्स तक फैलती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है लोगों को ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती हैं, जहाँ तक के हट्टे कट्टे अच्छे बंदों को भी ब्रीथिंग के इश्यूज हो जाते हैं, ना कि चिल्ड्रन, बच्चों को भी, अडल्ट्स को भी, बूढ़ों को भी, सबको ये इफेक्ट करता है। अच्छा, इसकी इफेक्ट का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें वो लोग जो सराउंडिंग में जो इस चीज को फेस करते हैं वाइल्ड फायर को, उनके लिए हार्ट के डिजीज, शुगर का मसला, दम्मे का मसला, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट से रिलेटेड ये डिजीज है, और लंग्स के डिजीज। अच्छा, ये डिजीज जितने भी हैं, कुछ लोगों को इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से हो सकता है एक्यूट हो, और कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो तो उनको ये जो है ना क्रोनिक इफेक्ट भी दे सकता है, जिसकी वजह से ये डेथ भी हो सकती है। और इसके अलावा वाइल्ड फायर के कॉजेज बहुत ज्यादा हैं। ये क्या, वाइल्ड फायर अगर जहाँ पर बहुत ज्यादा, तो वहाँ के जितने भी नेचुरल इकोसिस्टम का जो फिनोमिना है, जो हैबिटेट एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं माइग्रेट करने के लिए। जबकि जानवर जितना जंगल में रहेगा वो खुश रहेगा, और चूंकि इन हालात में अगर जंगल में फायर हो जाती है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि ये मवेशियों को लोग मजबूर होकर शहरों की तरफ ले जाते हैं, जो कि इनके जानवरों की जितनी भी है इनके इकोसिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें वो रह नहीं सकते, सरवाइव नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत मुश्किल है हैबिटेट्स के लिए, जो कि वहां आग लगती है तो फिर उनको शिफ्ट करना, वो के चूंकि बड़े रश और जो है ना पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है, जहां वो सरवाइव भी नहीं कर पाते। टाइप्स ऑफ फायर बेसिकली हमारे पास दो हैं। दो तरह की फॉरेस्ट फायर होती है हमारे पास, एक सरफेस और एक ग्राउंड टाइप। सरफेस टाइप फायर हमारे पास वो होती है कि जो आग हमारे पास ग्राउंड लेवल पे लग जाए। ठीक है, ये जितनी भी लीव्स में लग जाए, पत्तों पे लग जाए, सरफेस पे लग जाए,
या ग्रासी एरिया है वहां पर लग जाए, तो ये फॉरेस्ट जो है ना फ्लोर एरिया पे जितनी आग लगती है उसे हम कहेंगे सरफेस फायर। और ये सरफेस टाइप फायर की एक तस्वीर है, इसको आप देख लें। ये सरफेस एरिया पे ग्राउंड लेवल पे अगर कहीं आग लग जाती है तो उसकी सूरत ये है। ग्राउंड फायर के बारे में हमारे पास ये है कि अदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर इज अ ग्राउंड फायर इन विच द क्राउन ऑफ ट्रीज एंड shrubs burn often sustained by a surface fire। ठीक है, नॉर्मली टॉप ऑफ द जितनी भी ट्रीज है वहां से आग लग जाए, क्राउन हम कहते हैं बेसिकली ताज को, टॉप से बिल्कुल अगर कोई फायर कैच कर ले, ये बहुत डेंजरस होती है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि इसमें जो है ना हमारे पास चांसेस बहुत ज्यादा तबाही के, क्योंकि दरख्त आपस में मिले होते हैं और एक साथ हैं, एक जगह पर एक पोर्शन पे अगर आग लगती है तो उसकी आग बहुत तेजी से एक तो फैलती एक्सपेंड होती है विंड डायरेक्शन पे, दूसरी ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने में भी बहुत कम टाइम लेती है, तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बहुत ज्यादा होते हैं। ये ग्राउंड फायर हमारे पास बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर वो जंगलात जो बड़े बड़े हैं वहां पर हॉट वेदर है, वहां पर इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और तो उस तबाही को बचाना बहुत मुश्किल है। इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर हमारे पास ये होता है कि एक तो ये कि हम जंगलात को काट के डिफोरेस्टेशन का हम करते हैं, और उससे ये कि हम लकड़ियों से या तो एज अ फ्यूल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक लॉस है हमारे पास इटसेल्फ, ग्रीनरी को काटना, दरख्त को काटना, चूंकि नेचुरल ब्यूटी के अगेंस्ट है, हमें इससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है ना वहां पर अपनी रूटीन की जिंदगी या अर्बनाइजेशन या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो इस चीज की परवाह नहीं करते और वो टिम्बर रिसोर्सेज जितना भी हमारे पास है उनको खत्म कर रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ये जो ना हमारे पास प्लांट और एनिमल्स की जो भी एक्सटेंशन है या हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, अब इसका लॉस हो रहा है हमें इफेक्ट की सूरत में। अगर आग लगती है तो फिर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत इश्यू होता है, जो वो एबिटेट एनिमल्स, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, वहां पर वो जो है ना माइग्रेट कर जाते हैं, उनके लिए बहुत नुकसान है। लॉस ऑफ कार्बन हमारे पास चूंकि इंक्रीज परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में आ जाती है, अगर हमारे पास फॉरेस्ट की फायर बहुत ज्यादा हो तो फिर ये CO2 की इमिशन हमारे पास बहुत ज्यादा होगी, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर पे या ग्लोबल वार्मिंग पे या अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है या ओजोन लेयर का डैमेज करती है। हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है, जिससे हम इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये एक छोटे एरिया में नहीं होता, इसकी स्प्रेड कई माइल्स पर जो है ना अकर होती है। इससे बहुत से नुकसान होते हैं। या ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में मैं कहूँ कि आग लगी है बहुत बड़ी जंगल में, तो दूसरे स्टेट में उसकी पोल्यूशन का भी तो इम्पैक्ट आ रहा है, जो कि विंड के साथ वो मूव कर रही है और पूरी इन्वायरमेंट में पोल्यूटेड एयर को पोल्यूशन फैला रही है और हमें नुकसान दे रही है। सॉइल के इरोजन को इफेक्ट करती है, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, ये क्योंकि एशिस की सूरत में लकड़ियां जल जाती हैं और जमीन पे ये कार्बन इतना ज्यादा होता है कि इसका इम्पैक्ट हमारे पास लैंड की फर्टिलिटी को डैमेज करती है। जैसे मैंने बात की कि एयर पोल्यूशन के साथ हमें जो ना ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि हमें कई डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। बायोवार का है, आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस है जिसने जो ये भी एयर के साथ मिक्स हुई है, जो कि नजर नहीं आती है, ये एक बहुत माइनर डिजीज है, इसको माइक्रोस्कोपिक जो है ना इंस्ट्रूमेंट से देखा जाता है। अब इस डिजीज ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है, तो क्या आपको लगता है एयर पोल्यूशन अगर मिक्स हो जाए, ऐसी पोल्यूटेड कंटामिनेट जो कि एयर के साथ मिक्स हो, या वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर की जितनी भी स्मोक है उनमें मौजूद कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें अगर मिक्स हो और ये एयर के साथ मिक्स हो जाए, तो फिर क्या ये हमें बहुत सारी मल्टीपल बीमारीज का सबब बन सकती है, जिसमें हार्ट से रिलेटेड में लास्ट हमने बात की है पिछली स्लाइड में, हमें शुगर के इश्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ये सारी चीजें हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेती है। यहाँ पर यह है कि नॉर्मली इसका सबसे बड़ा
ट्राइबल एरियाज में जो लोग जो है ना गरीब लोग, जो पुअर लोग रहते हैं, उनका ज्यादातर डिपेंडेंसी जो है ना होती है 3 मिलियन के करीब तकरीबन लोग अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट डिपेंडेंट है अपॉन कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के। अगर वो इस चीज को यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, या फ्यूल के तौर पे, या कोयले की मद में बेचते हैं, या लकड़ी की मद में बेचते हैं, या घर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर की मटेरियल के लिए यूज करते हैं, तो वो भी एक लॉस है हमारे पास फॉरेस्ट की, डिफॉरेस्टेशन। नीड्स ऑफ द फायर मैनेजमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन ये स्लाइड है, ये टॉपिक है, नीड ऑफ द फायर मैनेजमेंट। हमें जरूरत है, हम अपनी लाइफ में हर चीज की मैनेजमेंट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास इसी तरह वो एरियाज जहां पर जंगलात में फायर होती है या हॉट वेदर है, उस एरियाज में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी एक अच्छी मैनेजमेंट करें तो हम जो है ना कंट्रीज को, स्टेट को जो है ना जलने से बचा सकते हैं, या हमने इसके फॉरेस्ट फायर के रेशियो को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं एटलीस्ट, या मेजर फायर जो कैटास्ट्रोफिक फायर होने जा रहा है या हो रहा है मसल, उसको हम रोक सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास, आपको पता है कि वाइल्ड फायर के जो है ना मैनेजमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ जगह पर ये इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ जगह पर चूंकि कंट्रीज की पॉलिसीज की लैकिंग होती है जिसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो जो है ना वहां नाकाम हो जाते हैं। कुछ जगह पर बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होती है जहां पर काफी हद तक वो कंट्रोल कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक फायर सेंटर्स बनाए जाते हैं उन एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा फायर होती है। ये फायर की मैनेजमेंट में उन्होंने स्ट्रेटेजिक फायर सेंटर्स बनाए, कोऑर्डिनेशन अमंग मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्रीज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, उनका ताल्लुक है, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, और डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए फंडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, फायर के हवाले से रिसर्च होते हैं, फायर मैनेजमेंट की टीम होती है, और उनकी एक्सटेंशन होती है। ये तमाम चीजें जो है ना हमारी नीड्स ऑफ द फायर मैनेजमेंट में शामिल हैं। अगर हम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े खतरात से, बहुत बड़े कैटास्ट्रोफिक वाइल्ड फायर से हम बच सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाहिर सी बात है, इसको हमें नेचर को बड़ा सीरियस कंसीडर करना चाहिए। एक मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का, हमने इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। हमें इसीलिए कंट्री वाइज जहाँ पर फॉरेस्ट है, जहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर है, जहाँ फॉरेस्ट की पूरी टीम है, उनको चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें और उसको प्रायोरिटी में रखें, ताकि मिनिस्ट्री के साथ मिल के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शामिल हों और वो काम करें उस पर। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट में आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रिपेयर्ड अ नेशनल मास्टर प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल। इंडिया ने, चूंकि उसके मुल्क में बहुत ज्यादा आग लगती है फॉरेस्ट में, तो उन्होंने एक जो है ना आपका अल्लाह भला करे, नेशनल मास्टर प्लान फॉर फॉरेस्ट कंट्रोल, फायर कंट्रोल के हवाले से एक प्लान बनाया है। वो प्लान बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट प्रोग्राम के हवाले से है, जिसके कंपोनेंट्स ये है। उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स को मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें यह प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन कॉज फायर थ्रू एजुकेशन, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमन को जो है ना एक तो ये कि ट्रेन किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, एनवायरमेंट की मॉडिफिकेशन के हवाले से कि उस पर काम करें, उसको सेव करें। वहां पर लोगों को इंजीनियरिंग वर्क्स, लोगों की पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट ये किया जाता है, और उनको लोगों को इन्फेसाइज किया जाता है कि लोग आए वहां पर फॉरेस्ट की फायर मैनेजमेंट की प्रिवेंशन प्रोग्राम से कुछ सीखें। ये सिर्फ एक एरिया, एक कंट्री जहां पर फॉरेस्ट, वहां नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपसे आग का वास्ता पड़ सकता है। उस आग को काबू करने के लिए आपके पास एक फायर की मैनेजमेंट होनी चाहिए कि उसको कैसी टेक्निक से हमने उसको हैंडल करना है, उसको एक्सटिंग्विश करना है। ये केस स्टडी है हमारे पास, द ग्रेट चिकागो फायर एंड पेस्टिगो फायर। ग्रेट चिकागो फायर was a conflagration that burned from October 8 to October 10, 1871
शिकागो में एक फायर बहुत बड़ी लगी जो अक्टूबर 8 से लेकर 10 तक 3 दिन तक, और 1871 में ये आग लगी, जिस आग ने तकरीबन killing hundreds and destroying about 3.3 square miles, 9 किलोमीटर 9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया शिकागो का पूरा बर्न आउट कर लिया। ये बहुत ही खतरनाक फायर थी। उस जमाने में इतनी मैनेजमेंट, इतनी चीजें तो नहीं थी, लेकिन जाहिर सी बात है ये आग लगी। इस आग ने तकरीबन आप ये समझ लें 9 किलोमीटर का एरिया पूरा कवर किया। इट्स अ ह्यूज फायर। तकरीबन सैकड़ों लोग इसमें मर गए, जिनकी डेथ हो गई। ये फायर 1800 की सदी में वन ऑफ द लार्जेस्ट फायर इन द यूएस, ये डिसास्टर का सबब बनी 19 सेंचुरी में। इसकी रीबिल्डिंग, दोबारा शिकागो को जो है ना डेवलप करना, और इकोनॉमिकली अमेरिका को इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी, और इसको दोबारा बनाना, उसको डेवलप करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क था इनके लिए। शिकागो की एक केस स्टडी के बारे में है कि शिकागो सिटी यूएसए का वो शहर था जिसमें जिसकी मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल था वो वुड पे थी। ज्यादातर एंटायर सिटी ऑफ द शिकागो वाज मेड अप ऑफ वुड। वो लकड़ी के बने हुए उन्होंने घर बनाए हुए थे। 2/3 ऑफ द तकरीबन 2/3 हिस्सा आपका जो है ना शिकागो सिटी जो है ना लकड़ी से बना हो। जब वहां पर फायर हुई, और एक ऐसी ह्यूज फायर और रैपिड स्प्रेड हुई इस फायर की कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की ये जो फायर थी शिकागो में, 2 दिन की मुसलसल फायर के बाद बारिश स्टार्ट हुई, और इस कंडीशन में सिटी के ऑफिशियल्स न्यूज में तकरीबन कहा गया कि 300 के करीब लोगों की जानें चली गई, जिनकी डेथ हो गई, और 1 लाख के करीब लोग वहां पर बेघर हो गए। ऐसा ड्रास्टिक और कैटास्ट्रोफिक फायर शिकागो का है ये, जिससे बहुत सी जानें गई और बहुत सारे लोग जो है ना बेघर हो गए। तो बहुत अफसोसनाक वाकया शिकागो का रहा। एक केस स्टडी मैंने इसीलिए शेयर की ताकि हमें जो पास्ट में हमारी गलतियां हैं हम उनको जो ना उनका अजाला करें, और हम कोशिश करें जितना बेस्ट हो सकता है नेचर और इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इट्स अवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ये करना पड़ेगा। जब तक अगर हम इस चीज की अवेयरनेस, इसकी इम्प्रूवमेंट, इसकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम नहीं करेंगे, तो फॉरेस्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ये जितनी है, ये सारी जो ब्यूटी ऑफ द नेचर है, ये खत्म हो जाएगी। हम इससे महरूम रहेंगे, हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, जिसके बाद अल्टीमेटली इस दुनिया की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन लाइफ इफेक्टेड हो जाएगी, और जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लम्हे फिक्रिया है। ये आप देखें शिकागो सिटी का हाल, पूरी 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 की पूरी सिटी जल के राख हो गई। इट्स वेरी बैड सिचुएशन। आप देखें कुछ भी नहीं बचा। इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाउ मच द ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्टेड ड्यू टू द शिकागो फायर। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना नुकसान हुआ होगा। इट्स अवर जस्ट इन इन स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मौजूद है कि हम कहते हैं कि 300 लोग मर गए, 1 लाख लोग बेघर हो गए, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि जो लोग मरे हैं, एक शख्स की जान जाना आपको पता है कि कितना बड़ा नुकसान है, और यहाँ पर तो 300 लोग, वो जो ऑफिशियल न्यूज है, उसके अलावा कितने लोग मर गए आफ्टर द शिकागो फायर। इसके बाद जिन लोगों को जितनी बीमारियों का सामना करना पड़ा, वो कितने मर गए, उनकी तो काउंटेबिलिटी नहीं है हमारे पास। तो एक बहुत बड़ी फायर थी शिकागो की, जिससे हमें जो ना एक सबक हासिल करना चाहिए, और हमें
ह्यूमन की जो नेचर है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट से हमें जो है ना फ्रेंडली रहना पड़ेगा और हमें एनवायरनमेंट को मजीद अब डिस्ट्रॉय नहीं करना है। उसी तरह शिकागो की फायर का वाकया आपने सुना। शिकागो के साथ में ही एक शहर है पेस्टिगो, जो कि 1871 में ये 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर जो 2 दिन की ड्यूरेशन में जो शिकागो की फायर रही है, ये बेसिकली शिकागो से 45 डिग्री आपकी शुमाल में और 87 डिग्री आपके मगरिब की तरफ वाक़ है। सेम डे पेस्टिगो फायर वाक़ हुई और ये इसने पूरे मिशिगन का जो लेक एरिया है पूरा बर्न आउट कर दिया, पूरा बर्न आउट कर दिया। और इसकी वजह से जितने भी कोल्ड एरियाज थे, कोल्ड वाली जो एरिया थे, उन्होंने मूव किया और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी छोटी फायर बहुत बढ़ के बहुत बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इसको काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया। पेस्टिगो जो फायर है, ये आग इतनी बड़ी थी कि ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन एकड़्स का एरिया पूरा कंज्यूम कर लिया इसने, जिसमें 4,860 किलोमीटर का एरिया आता है, जो कि 1.2 मिलियन एकड़ पर वाक़ है। इस फायर ने पूरे इस एरिया को कंज्यूम कर लिया, जिसमें ट्यूबल कम्युनिटीज डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। और एक्यूरेट रेट, क्योंकि इतनी ज्यादा एक मैसिव फायर थी जिसको काबू पाना बहुत मुश्किल था, उसकी एक जो ना एक रिकॉर्ड भी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके रिकॉर्ड भी सारे डिस्ट्रॉय हो गए, फायर में खत्म हो गए। एक रफ रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 1200 से लेकर तकरीबन 2,500 के करीब लोगों की जानें चली गई इस पेस्टिगो फायर में। ये आप देखें इसका पेस्टिगो का वो नक्शा, जिसमें मिशिगन के लेक एरिया पे वाक़ आपका पेस्टिगो जो है शिकागो के साथ में ही है नॉर्मली। इसने पूरे इस एरिया को इस फायर की जद में आके तबाह कर दिया। अब एक वाइल्ड फायर की एक कैलकुलेशन है कि 2021 में या 2020 में क्या कैलकुलेशन रही है अब तक पूरी दुनिया में ग्लोबली कितने वाइल्ड फायर हुए हैं। तो 2021 की this year wildfire season is predicted to be another severe one. According to the US drought monitor, 98% of land in the western states are experiencing drought, and over a quarter is experiencing exceptional drought. Compounded by June's heat wave, the threat of wildfire has appeared a month ahead of schedule. क्योंकि जून का महीना था, इसमें ये 2021 की पेशेंट हुई थी। यूएस की खुश्क साली के चांसेस 98% है और जमीन बहुत ज्यादा, जमीन वेस्टर्न एरिया ऑफ द स्टेट्स जो है ना बहुत ज्यादा खुश्क साली का शिकार होगी। और क्वार्टर का एक्सपीरियंस ये है कि वो उस जद में हीट वेव हो सकती है और उसकी कंडीशन में फायर हो सकती है। अच्छा, पास्ट का डेटा अगर हम देखें 2020 का, तो इन 2020 देयर वर 58,950 wildfire compared with 50,477 in 2019. Almost 8,500 का डिफरेंस जो है 2020 का एज कम्पेयर टू 2019 के मुकाबले में रही है वाइल्ड फायर। According to the National Inter-Agency Fire Center, about 10.1 million acres were burned in 2020. 10 मिलियन एकड़ का एरिया ऑलमोस्ट बर्न हो गया वाइल्ड फायर में। ये 2020 का स्टैटिस्टिक डाटा है। कंपेयर्ड विद 4.7 मिलियन एकड़ इन 2019,
यानी अगर 10 एकड़ का एरिया बर्न हुआ 2020 में, तो 4.7 मिलियन का एकड़ का एरिया 2019 में जल चुका है अब तक। 6 of the top 20 largest California wildfires occurred in 2020। कैलिफोर्निया के लार्जेस्ट वाइल्ड फायर जना 20 में से कैलिफोर्निया के तकरीबन सबसे बड़े 6 शहरों में वाइल्ड फायर की जो ना रिपोर्ट कंफर्म रही है 2020 में कि वहां आग लगी है। अकॉर्डिंग टू काल फायर्स लिस्ट, फायर की जितनी अपडेट अब तक आई है, अकॉर्डिंग टू द फायर लिस्ट, वाइल्ड फायर इन कैलिफोर्निया हैव बर्न्ड अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड कायम कर लिया कैलिफोर्निया की फायर में कि 4.3 मिलियन का एकड़ डैमेज एंड डिस्ट्रॉय हो गया। 10,500 स्ट्रक्चर्स जो ना तकरीबन डिस्ट्रॉय हो गए और 33 पीपल की जाने जा चुकी हैं इस वक्त। ये है 2020 का डाटा और 2019 का डाटा। 2021 में की जो पेशन गोई अमेरिका की यूएस स्टेट ने की है कि खुशहाली के चांसेस 98% हैं। वेस्टर्न एरिया जो ना ये है कि हो सकता है खुशहाली का शिकार हो और वहाँ वाइल्ड फायर के चांसेस ज्यादा हैं, हीट वेव के चांसेस ज्यादा हैं, जो कि बहुत एक खतरनाक बात है। एनुअल नंबर ऑफ एकड़ बर्न इन वाइल्ड लैंड फायर 1980 से लेकर अब तक 2020 तक का ये कम्युलेटिव डाटा हमने कलेक्ट किया। इसमें आप देखें कि द रेशो of 1980 wildland burn is too much smaller rather than the 2020। आप देखें 2020 में कितना ज्यादा इसका रेशो बढ़ चुका है वाइल्ड फायर का। इट मींस कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बैडली इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और हीट बढ़ रही है और ओजोन लेयर की डिप्लेशन की ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन सिनेरियोज में आप देख सकते हैं कि 1980 में इतनी हीट नहीं थी, इतना वेव, इतना टेम्परेचर नहीं था, ओजोन लेयर की डैमेजेस नहीं थे एज कंपेयर टू जैसे जैसे हमने तरक्की की और हमने जैसे जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस को इफेक्ट किया है और ग्रीन इमिशंस गैसेस को के जरिए हमने जो है ना इस दुनिया को 2020 में कहां तक पहुंचा दिया डैमेज करके। और इसी के बारे में रिसर्च की जा रही है कि हम कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करें। एक बहुत बड़ी साइंस पूरी दुनिया इसमें लगी है। होप सो ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें होगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकती है इन फ्यूचर में। 3 चीजें हमने केस स्टडी की पढ़ ली है। एक हमने पढ़ लिया चिकागो, एक हमने पढ़ लिया पेस्टिगो, एक अब हम देखते हैं फॉरेस्ट फायर इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बुश फायर, वहां पर जो ना नॉर्मल झाड़ियों में बहुत ज्यादा आग लग जाती है और जो कि बहुत ज्यादा वर्स्ट सॉर्ट जो है ना डिजास्टर का सबब बनती है। रिसर्च के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जो वाइल्ड लाइफ है 3 times higher than an earlier study estimated। In total 143 million mammals, 143 million mammals, 2.46 billion reptiles, 180 million birds and 51 million frogs were harmed। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इकोसिस्टम का क्या हाल होगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के फायर फाइटर इतने ट्रेन, इतने वेल एक्सपर्ट होने के बावजूद एक्ट ऑफ गॉड के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पर एक एरिया ऐसा है जहां पर जंगलों में नॉर्मल सूरज की तपिश की वजह से जो ना आग लग जाती है और ये आग बहुत मैसिव कंडीशन में होती है जिसका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इतने सारे मैमल्स और रेप्टाइल्स और मिलियन ऑफ बर्ड्स और मिलियन ऑफ फ्रॉग्स सबको नुकसान हुआ। वहां की इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन लाइफ और नेचर का बहुत ही बुरा असर है। 2019-20 ऑस्ट्रेलिया's bushfire season black summer fire occurred during a period of record breaking temperature and extremely low rainfall। दो चीजें एक साथ हुई हैं। 2019 और 20 के डेटा के मुताबिक इसको ब्लैक समर फायर का नाम दिया गया है जो कि वाकई हुआ और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गए थे और जिसमें हमारे पास बारिशें भी बहुत कम हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में।
March 2020 Black Summer fire burned almost 19 million acres, destroy over 3,000 houses. ब्लैक समर फायर की सूरत में 2020 मार्च को जो फायर हुई है, इसने 19 मिलियन एकड़ का एरिया कवर किया और 3,000 हाउसेस जिसमें डिस्ट्रॉय हो गए, 33 पीपलों की जानें चली गई। ये एक बहुत बड़ा मैसिव फायर था। One of them was the largest record forest fire in Australian history. ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड फॉरेस्ट फायर रहा है। Victoria had a season with the highest number of fires, area burned, and second highest numbers of houses lost for the same period. Same as Victoria के सीजन में भी आप देखें बहुत एरिया जो ना फायर का हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर्स, और सेम पीरियड में आपको वहां पर जो ना विक्टोरिया में ज्यादातर लोग बेघर हो गए इस आग की सूरत में। Based on preliminary data, it will take many years to restore the economy and infrastructure in impacted areas and to recover animal and vegetation biodiversity. एक आग का लगना, उसका इतने बड़े एरिया पर फैल जाना ड्यू टू विंड और फ्रीक्वेंटली वहां आग लगना, आपको पता है कि इस दोबारा इस पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, एनिमल्स लाइफ को रिकवर करना, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, ये इकोनॉमी का बहुत, इसमें सदियों लग जाती है इसको दोबारा बनाने में। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी नहीं होती जो ना इस चीज को रिकवर करना। Bushfires have been blazing in Australia since September, and they have intensified this week to apocalyptic level as more than 15.6 million acres have burned so far. ऑस्ट्रेलिया की रिकॉर्ड में बुश फायर के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना बहुत ज्यादा सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और जिसने 15.6 मिलियन एकड़ का एरिया पूरा बर्न आउट कर दिया। The fire have killed at least 25 people and destroyed 2,000 homes. इस फायर की वजह से 25 लोगों की जानें चली गई और 2,000 लोग बेघर हो गए। Experts also estimate that over 1 billion animals have died since the fires began in September. सितंबर में जो आग लगी है, ये आग तकरीबन 1 बिलियन एनिमल्स की जानें खा चुकी है। अब आप अंदाजा लगा लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैसिव फायर में कितना बड़ा खतरा है। ये देखें, एक और फायर है अमेज़न के लिए। अमेज़न फायर इन 2020, अमेज़न फायर हुई है 2020, मोर देन 25,000 मेजर फायर बर्न एकड़ अक्रॉस द ब्राजीलियन अमेज़न बिटवीन लेट मई एंड अर्ली नवंबर। मई के एंड में तकरीबन नवंबर से पहले का ये जो एरिया है, यहाँ पर आग लगी है। ठीक है, 41% अमेज़न का एरिया तकरीबन जल के राख हो गया, और 2500 के करीब जो है ना 2500 एकड़ के करीब ब्राजीलियन अमेज़न का जंगल पूरा जल के राख हो गया। ये 2020 की है, एंड ऑफ द मई बिफोर द सितंबर। इस बीच में जो आग लगी है ऑस्ट्रेलिया ब्राजीलियन के इलाके अमेज़न में। अच्छा, हमने इतनी बात की दरख्त की, बायोडाइवर्सिटी की और लाइफ की हमने बात की। अब देखिए, बहुत खूबसूरत बात कही है, द पावर ऑफ वन ट्री। एक दरख्त की ताकत देखे कितनी है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. बहुत बेहतरीन वक्त वो था जब हम 20 साल पहले अगर जो ना एक दरख्त लगाते। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। इतनी तबाही के बाद अगर हम अभी भी दरख्त नहीं लगाएंगे, वाइल्ड लाइफ को खत्म कर देंगे, तो हमारी लाइफ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। A tree has the ability to provide an essential life for all living things on our planet.
planet, and the power to remove harmful gases like carbon dioxide, making the air we breathe healthier. अब देखिए एक दरख्त की ताकत ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन देती है, जो कि आपकी ब्रीथ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, आपको हेल्दी रखने के लिए. A tree can absorb around 21 kilograms of carbon dioxide per year. 21 kg कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर एक दरख्त एब्जॉर्ब करती है. However, this figure is only achieved when the tree is fully grown. You will absorb significantly less than this. Over a lifetime of 100 years, 100 साल की जिंदगी में one tree could absorb around a ton of CO2. 100 साल की जिंदगी में आपको पता है कि टनों के हिसाब से CO2 एब्जॉर्ब होगी और टनों के हिसाब से आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी. While oak is the genus with the M.A.typicus carbon absorbing species, there are other notable deciduous trees that sequester carbon as well. कुछ दरख्त ऐसे भी हैं, जबकि ओक का एक दरख्त है, इसकी एक कैपेसिटी है कि ये एक स्पीशीज है जो कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन देती है. Over a lifetime of 100 years, one tree could absorb around a ton of carbon dioxide. इसके अलावा बहुत बड़े बड़े लंबे दरख्त ऐसे होते हैं जिनके लीव्स में क्वालिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. हाउ डू ट्रीज हेल्प द ओजोन लेयर? कैसे ओजोन लेयर के लिए ट्रीज हेल्पफुल हो सके? ट्री हेल्प reduce the potential adverse health and environmental effects of ozone by removing it from the air. ये क्या करती है, एयर के साथ जितना भी पोल्यूशन है उसको रिमूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है और आपको फ्रेश ऑक्सीजन देती है, जो कि ओजोन लेयर के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है. Gaseous air pollutants are taken in primarily through the leaf, stomata, pores. Through some gases are removed by the plant surfaces. ठीक है, ये जितने भी गैसेस हैं, एयर पोल्यूटेंट एयर जितनी भी है, इन ये लीव्स के जो ना पोर्शन में ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करती है और आपकी जो ना फ्रेश ऑक्सीजन को आपको प्रोवाइड करती है. Why is it important to protect ozone layer? हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हम ओजोन लेयर की हिफाजत करें या उसे बचाएं? हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम पर बहुत ज्यादा है, जिससे जमीन की हरारत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वाइल्ड फायर की सूरत में बहुत आग की सिचुएशन बढ़ रही है. इसी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी बहुत ज्यादा होगी. पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस रिसर्च पे लगे हैं कि हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा लें. ओजोन लेयर जितना डैमेज होगा तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना डिस्चार्ज करेगी, एक्सक्रीट करेगी, जो कि डायरेक्ट हम पे इम्पैक्ट होगी, जिससे हमें मल्टीपल हेल्थ इश्यूज और कार्सिनोजेनिक कैंसर जैसी बीमारियों में मुलव्वस हो सकते हैं. Trees help reduce the potential adverse health and environmental effects of ozone by removing it from the air. Gaseous air pollutant जो है हमारे पास जो है ना गैसेस के साथ जो मिक्स पोल्यूटेंट है, एयर के साथ जो मिक्स हैं, वो रिमूव हो जाती है इन दरख्तों के जरिए. और फ्रेश ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट अगर पुरफिजा माहौल रहेगा तो फिर हमारे पास ओजोन लेयर भी डैमेज नहीं होगा, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग के या अर्थ के टेम्परेचर को हम बचा सकते हैं और ग्रीन हाउस की गैसेस को हम कम कर सकते हैं. तो जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए और हमें इनकी कदर करनी चाहिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह इनाम आयत नंबर 99 में फरमाया है, और देखो वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया
फिर इसके जरिए से हर किस्म के नबातात को निकाला, फिर इससे हरी हरी शाखें निकाली जिनसे हम तय दर तय चढ़े हुए दाने निकालते हैं, और इसी तरह खजूर के दरख्तों के शगोफों में से फलों के गुच्छे पैदा किए जो बोझ के मारे झुक पड़े हैं, जो बोझ के मारे झुके पड़ते हैं, और इसी तरह अंगूर, जैतून और अनार के बाग पैदा किए, बाहम मुशाबा और गैर मुशाबा, यानी सेम मुशाबत रखने वाले भी और मुशाब डिफरेंट मुशाबत रखने वाले, इनकी टेस्ट, इनका कलर, इनका रंग मुख्तलिफ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इनसे जो है ना फैज़याब किया है। इनके फलों को देखो जब वो फैलते हैं, और उनके पकने को देखो कि पकने के बाद अपनी रंगत, खुशबू और मजे में कैसी अजीब नौयत पैदा कर लेते हैं। बेशक जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं उनके लिए उन सब चीजों में रबूबियत इलाही की बड़ी ही निशानियां हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबकी पार्टिसिपेशन का आज की प्रेजेंटेशन का एंड हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।